हेलो एवरीवन, आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है क्लास 8 का, हमारे साइंस की बुक का एनसीईआरटी। तो बहुत इजी है, हमें पता चलेगा कि हमारी मम्मी वगैरह बोलते हैं हाथ धो के खाओ, हमें हाथ कहीं भी नहीं रखना चाहिए, एकदम हाइजीन रहना चाहिए। क्यों बोलते हैं वो हम जानते हैं। तो चैप्टर 2 साइंस के बाद हमारा ये है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आप देखो ये कितने छोटे छोटे हैं ये, बट हमें ऐसे रियल लाइफ में दिखते जैसे हम अपने आंखों से देखेंगे और ये दिख जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। इसको हमें देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप से, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक हमारा साइंटिफिक टूल है, उसके अंदर हम कुछ भी रखेंगे और उसको जूम करके देखेंगे, लाइक टेलीस्कोप की तरह। जैसे हम दूर दूर की चीज़ें देख सकते हैं, वैसे ही हम माइक्रोस्कोप से जूम करके हमारे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो ये देखिए माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हम माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, रंगी आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। उसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा microscope are not always harmful to us but also help many times। तो मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमेशा हमें हार्म नहीं करते, बहुत बार ये हमें करता है। और हम इस चैप्टर में करेंगे लर्न अबाउट बोथ फैमिली माइक्रोऑर्गेनिज्म एज वेल हार्मफुल माइक्रोस्कोप। इसमें हम लोग हार्मफुल और फ्रेंडली दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें कैसे हार्म कर सकते हैं और कैसे हमें हेल्प करते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये जैसे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप। ये 5 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई होते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी वायरस। ये 5 इसके होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, सम एल्गे एंड वायरस। ये 5 हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये ज़रूर याद कर रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब पहले हमारा बैक्टीरिया। दे आर uncircular example made up of one cell. They appear in a verified of shape as size, circular, enclosed, spherical, etc. Example curd bacteria, lactobacillus। जो हमारे जो ये होते हैं, सबसे पहले जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल के होते हैं। सिंगल सेल मतलब जैसे आप लोगों ने हमारे 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारे लाखों सेलों से बने होते हैं, बट जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए कर्ड बैक्टीरिया, कर्ड के हमारे बैक्टीरिया होता है लैक्टोबाइलोसिस। ये याद रखने की कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है। टाइफाइड एंड टीबी आर बैक्टीरियल डिजीजेस। टाइफाइड और ये जो है हमारी बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारा फंगी। फंगाई क्या होता है? फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी विद अ मैग्नीफाई ग्लास। जो हमारी फंगस होती है, देखो ये है ना, ये हमारी फंगस होती है, जो होती है ये हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मतलब बारिश का टाइम होगा, आपने कोई चीज़ बाहर रख दी, रोटी ब्रेड कुछ भी बाहर रख दिया, और आप वहाँ पे देखोगे बाहर रखने के बाद उसमें ना थोड़ा सा ग्रीन वाइट ऐसे इस टाइप के पैचेस हो जाते हैं। वो क्या होता है? हमारा फंगी होता है, फंगस होती है। वो जो होती है उसको आप मैग्नीफाई ग्लास से देख सकते हो। फंगी आर गेट फेरिबल कंडीशन, दे ग्रो। फंगी आर मल्टीकुलर मेड ऑफ आर हाइड्रोबैटिक। मतलब जो हमारे फंगस होते हैं ना वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं और वो हीटरोट्रॉपिक। आप हीटरोट्रॉपिक आप नाम सुन के समझ होंगे, दूसरों पे डिपेंड्स है हमारी तरह। वैसे जो फंगी होते हैं वो हमारे ब्लड पे डिपेंड होता है और उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद है हमारा प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ जो होता है दे आर मोस्टली अनसर्कुलर, मतलब एक सेल से बना होता है। प्रोटोजोआ ये जो दिख रहे हो आप, एक सेल से बना होता है। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रोपिक वाइल अदर्स आर हीटरोट्रोपिक। इसमें से कुछ हमारे ऑटोट्रोपिक होता है और कुछ हीटरोट्रोपिक होता है। डिजीज लाइक डेंसिटी एंड मलेरिया आर कॉल्ड बाय प्रोटोजोआ। डिजीज लाइक जैसे मलेरिया, डायरिया हो गया, ये हमें प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा एल्गे।
एल्गे क्या होता है? एल्गे दे आर मल्टीसेक्युलर आर प्रेफर मोस्टली एक्वेटिक हैबिट्स। मतलब ये हमारे जो होते हैं ये भी बहुत सारे सेल से बने हैं। आप ये भी याद रखना है कि कौन सा एक सेल से बना है, कौन सा मल्टीपल सेल से बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एल्गे होता है वो बहुत सारे सेल से बना होता है, और ये जो होता है हमेशा ना आप मतलब एक्वेटिक होता है, मतलब वाटर, जहाँ पे वाटर होगा या थोड़ा सा ह्यूमिड सा होगा, वाटर टाइप होगा ना, पानी वानी, जैसे आप देखते हो कि हम लोग कभी पानी एक जगह पहुँच जाए तो पानी पड़ता रहता है, वहाँ पे ना ग्रीन ग्रीन से जम जाता है, उसे हम एल्गे कहते हैं। उसके बाद है हमारा वायरसेस। वायरसेस इस टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते, इसमें दिखा रखा है वायरसेस के हम पढ़ते हैं वायरसेस क्या होता है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना। वायरसेस जो होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर्ड क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते वो पढ़ते हैं। दे हैव लाइक नॉन लिविंग व्हेन आउटसाइड होस्ट सेल एंड रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन इनसाइड होस्ट सेल। जो हमारा वायरस होता है ना वो जैसे बाहर होता है, जैसे यहाँ पे समझ लो ये मतलब मान लो ये हमारा लैपटॉप है, यहाँ पे वायरस है। जो वायरस है यहाँ पे लैपटॉप पे होगा, जब तक इससे कोई चीज़ टच नहीं होगी वो मरा हुआ होगा, मतलब उसके अंदर हल्के हल्के जान होंगे। लेकिन जैसे ही उसे कोई होस्ट मिल गया या कोई बॉडी, जैसे हमने यहाँ पे टच कर लिया, वो वायरसेस हमारे हाथों में आ जाएगा, हमारे जैसे हम नोज़ वगैरह टच कर लेते हैं वो हमारी बॉडी में चला जाएगा, और फिर वो इतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट होगा, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। इस तरीके से वायरसेस वर्क करता है। मतलब जो हमारे होस्ट के बाहर है तो वो मरा हुआ है, और जैसे हम उसे मिल गए, उसे वहाँ हमसे वो मिलने लगा, न्यूट्रिशन मिलने लगे, तो वो रिप्रोड्यूस होने लगा जल्दी जल्दी। वायरसेस से कॉमन डिजीज़ होती है कोल्ड फ्लू एंड मोस्ट कफ कॉल्स बाय वायरस, सीरियस डिजीज में पोलियो एंड चिकन पॉक्स। जो हमारे वायरसेस से कॉमन डिजीज़ हो गए, जैसे कोल्ड हमें वायरस से होता है, फ्लू हमें वायरस से होता है, ठीक है। और जो हमारा बहुत सीरियस डिजीज़ होते हैं, जैसे कि आपको पता है पोलियो और चिकन पॉक्स कितने सीरियस होता है, तो वो भी हमें वायरस से ही होता है। मतलब वायरस हमें इस तरीके से हार्म कर रहा है। तो कहीं पे भी जाओ, अगर आप कहीं टच करो तो अपने हैंड ज़रूर वॉश करने चाहिए। उसके बाद है वेयर डू ऑर्गेनिज्म लाइव। ऑर्गेनिज्म कहाँ जीते हैं देखते हैं। दे लाइव इन all types of environment ranging from ice cold climate, hot spring and desert to marshy land. They also found inside the body of animals including human. Some microorganisms grow on other microorganisms while exist freely. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये जो वायरसेस होते हैं, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कहीं भी जी सकते हैं। वो हमें आइस में ठंड में जी लेंगे, वो डेजर्ट में जी लेंगे, स्प्रिंग में जी लेंगे। मतलब वो वायरस के हिसाब से होता है कि वो किस टाइप का वायरस है, वो उस क्लाइमेट के हिसाब से कहीं भी जी सकता है। कुछ वायरसेस हम इंसानों के अंदर होते हैं और कुछ वायरसेस एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और कुछ वायरसेस जो होता है, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही जी रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर जी रहे होते हैं। उसके बाद है हमारा दे आर यूज टू प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब हम देखते हैं कि वायरसेस हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। मतलब हम लोग इससे ब्रेड वगैरह, मतलब हमारे कैसे हमें ये हेल्प करता है वो देखते हैं। दे आर यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो हमारा वायरस होता है ब्रेड में यूज़ होगा, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, कर्ड बनाने में। जैसे कर्ड में लैक्टोबैरियस वायरस यूज़ होता है, और जो हमारा ब्रेड होता है उसमें यीस्ट यूज़ करता है, यीस्ट भी एक वायरस है। केक में भी यीस्ट यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमारे नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन जो होता है वो वायरस है, वो हमें हेल्प करता है, मिट्टी को क्लीन करता है। उसके बाद बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है ये हमारे मेडिसिन बनाने में भी बहुत काम आते हैं।
इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलाइजिंग बाय नाइट्रोजन। ये जो एग्रीकल्चर मैंने जैसे आपको बताया पहले, ये मिट्टी को साफ करने में यूज़ होता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट स्वीज ट्रीटमेंट एज वेल, और ये लोग हमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह में भी हेल्प करते हैं, बहुत रोल होता है। मतलब ये लोग एक तरीके से हमें बहुत ज़्यादा हार्म भी कर रहे हैं और एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प भी कर रहे हैं वायरसेस। उसकी बात है, ये मतलब एक एक्टिविटी है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ये कर्ड और ब्रेड बनाने में कैसे काम करता है ये पढ़ते हैं। कर्ड कंटेन अ बैक्टीरियम लैक्टोबैसियम promotes the formation of curd. It is multiply in milk and convert into curd. ये जो हमारे लैक्टोबैसियस वायरस होता है, जैसे हम लोग दही में डाल देते हैं, दही में मतलब हम लोग दूध उबालते हैं और उसमें हम दही डाल देते हैं, वो थोड़ी देर बाद कितना ज़्यादा वो होने लगता है, मतलब जमने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लैक्टोबैसियस वायरस होता है वो जल्दी जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई होता है आपस में और उस पूरी दही में फैल जाता है, जिसकी वजह से वो लैक्टोबैसियस वायरस हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो इंक्लूड द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। ये हमारे जैसे आपने अचार वगैरह बनाते हैं उसमें हेल्प करता है, और चीज़ में यीस्ट होता है वो उसमें भी हेल्प करता है वायरस। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा मतलब सूजी, ईल्स एंड मतलब ये जो है हमारी सूजी जो होती है उसमें भी हेल्प करता है वायरस, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्प फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस इन डोसा बैटर। जो ये बैक्टीरिया होता है इडली, डोसा और हमारे जो राइस होता है उसमें भी हमारा बैक्टीरिया होता है। तो ये आप देख रहे हो कि हम डेली बेसिस में हम लोग बैक्टीरिया वायरस सबका खा रहे हैं, क्योंकि हम राइस खाते हैं उसमें वायरस है, इडली का डोसा खा रहे हैं उसमें वायरस है, मतलब हम लोग उसे खा रहे हैं और ये हमें हेल्प कर रहा है। उसके बाद है हमारा ये हमारी एक्टिविटी आप चाहो तो घर पर ट्राई करते हो। मिक्स मैदा विथ यीस्ट पाउडर एंड आफ्टर सम टाइम्स ड्राइड मैदा विल बी ऑब्जर्व। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली and produce carbon dioxide during diffusion bubble and gas will fill throat and increase the volume. This is bias of the yeast in baking industry for making bread, pastry, cakes. तो ये आप देख रहे हो मैदा, ये जो है मैदा को हमने यीस्ट पाउडर के साथ मिक्स करना है, उसको थोड़ी देर छोड़ दो, जो मैदा है वो फूलने लगेगा क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल बनेंगे, वो हमारा जो इसमें है ये देख रहे हो इसमें बोल जाएंगे और मैदा फूल जाएगा। ये हमारी इंडस्ट्री में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? केक और पेस्ट्री जो हम लोग खाते हैं उसमें यीस्ट होता है, बैक्टीरिया है। तो इस तरीके कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं हम कमर्शियल यूज़ कैसे होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। Microorganisms are used for the large scale of production of alcohol, wine and acetic acid. Acetic acid मतलब vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast grown on natural sugar present grain like barley, wheat, rice, curd, fruit and etc. जो हमारा ऑर्गेनिज्म है कमर्शियल यूज़ में वाइन के लिए यूज़ होता है। वाइन आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा मतलब हमें अल्कोहल, वाइन ये सब नुकसान भी करता है, बट इन सब में भी बैक्टीरिया होता है। और कमर्शियल यूज़ मतलब बहुत इस सब में मतलब बहुत पैसा है और इस टाइप से मतलब बहुत वो है, यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद है हमारा This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion sugar into alcohol known as fermentation. ये प्रोसेस है। दिस इज़ द स्मेल करो अल्कोहल को शुगर में कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कोहल। यीस्ट प्रोसेस कन्वर्सेशन शुगर इनटू अल्कोहल। यीस्ट का जो शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम फैब्रिनेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा ये लुइस प्रेस्टन डिस्कवर फैब्रिनेशन इन 1857। ये जो हमारे यूज पॉइंट है इनने डिस्कवर करा था फैब्रिनेशन 1857 में इनने डिस्कवर करा था शुगर से अल्कोहल बनाने का। उसके बाद आगे हम देखते हैं मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब हमारे दवाई वगैरह में कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म वो देखते हैं। द मशीन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड
antibiotics. These days, number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. जो मेडिकल है ना वो हमारी जो वो है वो किल कर देता है डिजीज़ कॉलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए डिजीज़ यूज़ होती है। एंटीबायोटिक्स हम उन्हें बोलते हैं, जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, जो हमारे अंदर डिजीज़ होती है उनकी वजह से। उसके बाद है एंटीबायोटिक टैबलेट्स, capsule and injection such as a penicillin, Symmetric, Tiger and Erythicum are some known as antibiotics which made for fungi and bacteria. ये जो हमारी जितने भी हमने अभी नाम पढ़े ये सारे फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। ये हमें कितना हेल्प करता है फंगी और बैक्टीरिया। उसके बाद है हमारा antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check myobular injection in animals. They are also used to control many plant diseases. जो ये हमारा होता है एंटीबायोटिक्स जो है वो भेड़ बकरियों के खाने में मिला दिया जाता है, उनको इंजेक्शन दिया जाता है, उनकी जो बीमारी होती है वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद है वैक्सीन का जो हमारा आविष्कार वो किसने किया था? इवर्ट जेनर डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। आप लोग देखना या अपनी मम्मी वगैरह से पूछना कि स्मॉल पॉक्स पहले कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदी वाली बीमारी थी जो सब में फैल गई थी। तो इसकी जो वैक्सीन किसने वो करी थी, डेवलप्ड करी थी, डिस्कवर करी थी इवार जेनर, और वो उनने कब करी थी? 1798 में। उसके बाद है व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोस्कोप एंटर आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू fight the invader and remember how to fight microbe if enter again. जो हमारे ये एंटीबायोटिक कैसे हेल्प करती है? हम लोग जब दवाई लेते हैं वो जाता है, वो हमारी बॉडी को अलर्ट करता है कि हमारे इसमें वायरस है, उससे लड़ना है, उससे लड़ेगी। जो हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो लड़ेंगे उससे, और हम फिर से लेते तो उनको मतलब सिग्नल भेजता है कि एक तरीके से कि हाँ तुम्हें फिर से फाइट अगेन करना है अगर कोई बैक्टीरिया हमारे वायरस आता है हमारी बॉडी में। द एंटीबायोटिक रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द डिजीज कॉलिंग बाय माइक्रोब फॉर एवर। और हम लोग उस बीमारी से मतलब उस टाइम के लिए खबर हो जाता है। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। इस तरीके से वैक्सीन वर्क करती है। सर्वर डिवीजिंग इंक्लूडिंग कॉरेला, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स एंड हैबिल कैन बी पेटेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सब जो सारी बीमारी हैं ये हमारी वैक्सीनेशन की मदद से ख़त्म हो सकती है। उसके बाद है इट इज़ इंटेंशन टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। हमें मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे बच्चों को ऐसी डिजीज़ से बचाना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एडवर्टाइज ऑन टीवी, न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो अंडर द पोलियो। मतलब हम क्या कर सकते हैं? टीवी में छपवा सकते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में छपवा सकते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए आप लोग वैक्सीन लो, वैक्सीन बहुत ज़्यादा कल करेगी। अब वर्ल्ड वाइड कैंपिंग अगेंस्ट स्मॉल वर्क हैव फाइनली लीड इन एजुकेशन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब पोलियो से मतलब बचपन में सबने पोलियो की दवाई खाई है। अब हमारा जो है बहुत कम बच्चों को पोलियो होता है, जिनने दवाई नहीं ली उनको होता है। और अब पोलियो से हमारे आधे से ज़्यादा हमारी कंट्री पूरी वैक्सीनेशन हो सकती है, मतलब हो गई है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। अब बच्चों को पोलियो नहीं हो रहा और इस वजह से जान भी नहीं जा रही। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल। और आज के समय में जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा बन रही है माइक्रोऑर्गेनिज्म से एनिमल्स और ह्यूमन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलाइटी। अब सॉइल के अंदर फर्टिलाइटी कैसे करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे एंड राइजोबियम बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोनाइजेटम फिक्सन। दे फिक्स फ्री एटमोटिक नाइट्रोजन एंड होल सॉइल फर्टिलाइजर। जो हमारे ब्लू और ग्रीन कलर की एल्गे होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, हमारी जो सॉइल है उसको फर्टिलाइज करता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब ये पढ़ जाए
Microorganisms help in converting dead waste of plant animal as into simple substance by the process of decomposition. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful, smelly substance and readily clean the environment. जैसे हम लोग मर जाते हैं और फिर जो फर्टिलाइज हो जाता है, हमारी जो बॉडी को दफनाया जाता है, वो किस तरीके से वो हो जाता है, वो उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं उस चीज़ को वो करने में, उसको मिक्स करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को गंदी स्मेल वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिजीजेस कॉल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो हमारे डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉल होती है उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। डिजीजिंग कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। पढ़ते हैं microbial disease that can be spread from the infecting person to healthy person through air, water and or physical contact are called communicable disease। डिजीज जो हवा, पानी, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के साथ फैल सकती है उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दो टाइप होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल सच डिजीज आर इंक्लूड कोरेला, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूमर कॉलजाइस। ये जो सारे डिजीज़ है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है एयर के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू या वाटर, पानी, मतलब बहुत जल्दी ये फैल सकती है, बहुत आसानी से। When a person suffering from a common cold sees fine droplets moisture carrying thousands of viruses are spread in air, the virus may enter the body healthy person by breathing and coughing pressure। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसको जुकाम हो रहा है, अगर वो छींकता है तो अगर उसके आसपास कोई हेल्दी पर्सन है, एयर के थ्रू उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये डिजीज़ बहुत जल्दी फैलती है। These are some insects and animals which are carries disease causing microbes, exam, housefly stick on the garbage and animal etc. pathogens stick to their bodies. When these flies is on uncovered food, they may transfer pathogen forever. Eat communication food is likely to stick, so avoid consuming uncovered item food। तो जैसे हाउस फ्लाई किसी जगह पे बैठती है और वहाँ पे वायरस है, तो वो जो वायरस होगा वो इसकी बॉडी में स्टिक हो जाएगा और वो जैसे अनकवर्ड फूड पे बैठेगी तो उसमें चला जाएगा, और अगर हम वो खाना खा लेंगे तो वो वायरस हमें भी जाएगा। तो ये मतलब ऐसे इस तरीके से फैलता है। तो आप लोग अवॉइड करा करो कोई भी अनकवर्ड खाना खाना, मतलब जो खाना कवर्ड हो, जहाँ पे कोई मक्खी वगैरह नहीं बैठी हो, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो वगैरह नहीं हो, उस खाने को खाना प्रेफर करो, वरना आप लोगों को भी ऐसे कॉमन डिजीज़ हो सकते हैं। और कभी कभार हो सकता है भी आप जैसे कोविड-19 बहुत फैल रहा है, किसी जगह पे कोविड-19 हो और मतलब वो वायरस हो और वहाँ पे जाके हाउस फ्लाई बैठ गई और वही हाउस फ्लाई हमारे खाने पे आके बैठी और वो खाना हमने खा लिया, तो वो कितनी जल्दी हमारी बॉडी में स्प्रेड होगा और हमारी बॉडी को अंदर से बहुत ज़्यादा वीक कर देगा। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं ऐसे खाना ना खा के। Example, female Aedes mosquito which carries the parasite of malaria. फीमेल एडिस मस्किटो एक्ट लाइक अ कैरियर एंड डेंगू वायरस। जो हमारी फीमेल मस्किटो होती है वो मतलब अपने साथ पैरासाइट वो कैरी करती है, उसका नाम मलेरिया है। जैसे हम लोग मॉस्किटो हमें काटते हैं, आसपास हमारे मॉस्किटो हैं तो वो हमें काट लेंगे और वो अपने साथ वो पैरासाइट हमारी बॉडी में छोड़ देगी, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब नुकसानदायक हो सकता है। All mosquito breed in water, hence one should not let water connect anywhere in coolers, types of flower pot etc. By keeping surrounding clean and dry can prevent mosquito breeding। जो हमारे मॉस्किटो हैं वो ब्रीड करते हैं पानी में, तो अगर हम लोग अपने कूलर वगैरह से पानी हटा दें और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और सूखा रखें तो इससे मॉस्किटो को ब्रीड कम होगी और हमें जो मलेरिया वगैरह जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है वो भी कम होगा। डिजीज कॉजिंग बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब ये पढ़ते हैं।
Example: ethics and dangerous human cattle disease called by bacterium food and mouth cattle called a virus. ये वायरस से फैलती है. ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये सब बता रखा है. ये ह्यूमन डिजीज़ ये किस तरीके से फैल रही है यहाँ पूरा लिखा हुआ है. कॉमन डिजीज़ कॉल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. कॉमन डिजीज ट्यूबरकुलम बैक्टीरिया एयर के थ्रू फैलती है और बहुत ज़्यादा वो होते हैं. कीप द पेरेंट इन कंप्लीट एजुकेशन, कीप पर्सनल मेंटेन, प्रिवेंट अवे फ्रॉम द दोज द अदर्स, वैक्सीनेशन ऑफ गिवन द स्टेबल. उसके बाद कॉरेला, ये भी वाटर और फूड के थ्रू फैलती है. ये हमारा है वायरस, वाटर के थ्रू फैलता है. मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्किटो के थ्रू फैलता है. तो इस सब ये आप एक बार ना आपके NCERT बुक में है पूरा डायग्राम, आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लोगे ना, आपको ये चैप्टर भी समझ आता है क्योंकि किस तरीके से हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं और ये किस तरीके से हमें हेल्प करेगा उससे बचने के लिए और किस तरीके से फैलता है. डिजीज कॉल्विंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ये देखते हैं. Several microorganisms called disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. They can be controlled by the color center chemical which kill the microscope. ये जो है कॉल हो सकता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू और ये केमिकल और माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है, मतलब उसको किल करने के लिए काम करता है. उसके बाद ये देखो, ये डायग्राम देखो. Some common diseases called by microorganism. प्लांट डिजीज़ कैक्टस, कैंकर, बैक्टीरिया, एयर के थ्रू फैलता है और ये उसके फिगर्स है. रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी, एयर सीड एयर से फैलता है. येलो विंग मस्को ऑफ ब्लीडिंग कोरिका, वायरस इंसेक्ट से फैलता है. ठीक है. उसके बाद ये डायग्राम भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, आपके NCERT बुक में होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा. उसके बाद है हमारा फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग हमें कैसे होते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह, वो क्यों होता है? फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है. देखते हैं कैसे होता है. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. These make the food poison, cause serious lines and even death. Spoiled food enemies, bad smell, has bad taste in and changed color. जो हमारा पॉइजन फूड होता है वो पॉइजन में कैसे होता है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड के ऊपर बैठते हैं, वो बैठ जाता है और कभी कभार वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो ख़राब हो जाता है और कभी कभी इतना ज़्यादा जानलेवा हो सकता है कि हमें डेथ भी दे सकता है. तो अगर आप लोगों को इससे बच्चे तो एक बार देख लो कि फूड से गंदी स्मेल तो नहीं आ रही है या वो खाने में अजीब सा टेस्ट करे तो उसको थूक दो, उसको खाओ मत और फूड को हमेशा कवर्ड रखो और मतलब ऐसी जगह रखो जहाँ पे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से दूर रखो. वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हर जगह है बट एक बार चेक करके खाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है. Commercial food spoiled by the microorganism. Microorganism that grow on our food sometimes produce, ये हमने पढ़ लिया सॉरी. उसके बाद है फूड preparation. Chemical method prepared by common salt, preparation by sugar, preparation by oil and vinegar, heat, cold treatment, store, packing. फूड को हम एक तरीके से सेव करके कैसे रख सकते हैं वो देखते हैं. केमिकल के थ्रू रख सकते हैं हम लोग, वाटर जैसे आपने यहाँ पे देखा केमिकल के थ्रू रख सकते हैं और हम लोग सल्ट के थ्रू, शुगर के थ्रू, विनेगर के थ्रू, इन सब के थ्रू हम रख सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. Chemical generally used to check the growth of microorganisms called by preparation. Common preparation salt and enables oil added to pickles to prevent the attack of microbes and sodium bacteria. Sodium multiply used to jam and sauce to check the स्पाइलिश. तो इसमें हम सेल्ट के थ्रू उसको वो कर सकते हैं. इसमें आपको बता रखा है कि हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग बचा कर रख सकते हैं. तो इसका पता है. Preparation by common salt. Common salt has been used to prepare meat and fish, or as meat and fish are covered by dry salt to check the growth of bacteria. Salting
also used to prepare amla, rose mango and turmeric etc. जो हम इन सबको मीट और उसमें साल्ट के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं। इसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और वो मर जाएगा। शुगर से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैम, जेलीज एंड शुगर केन आर preferred by sugar. Sugar reproduce in mosquito connect which impedes the growth of bacteria which spoil food. ये जो है शुगर के थ्रू हम उसको जैम वगैरह को रख सकते हैं और अगर हम ऐसे नहीं रखेंगे तो वो फूड ख़राब हो जाएगा। उसके बाद है पेशेंस बाय ऑयल एंड विनेगर। Use of oil and vinegar prevent survival of pickle because bacteria cannot live in such environment. Vegetables, fruit and fish are meat also prevent by this method. जो हमारा जो बैक्टीरिया है वो विनेगर और जो हमारा ऑयल है उस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से हम वेजिटेबल, फ्रूट्स विच उन सबको प्रेफर कर सकते हैं और उन सबको हम बैक्टीरिया और इस माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट अब देखते हैं हीट से। Pacified milk can be consumed without boiling as free for harmful microorganisms prevent the growth of microorganisms. अगर हम दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो एक मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए घर बन जाएगा, वो भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसको हम बॉयल करके कैसे सकते हैं। द मिल्क हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस to 50 seconds and then suddenly chilled and stored. This process discover Lewis radical तो ये प्रोसेस उनने ढूंढा था। और अगर हम इस तरीके से मिल्क को रखेंगे, आप लोग भी देखते हो कि घर में दूध आ जाएगा तो मम्मी उस सब दूध को उबालती है। क्यों उबालते हैं? मम्मी बोलती है कि अगर इसको उबाल के नहीं पियेंगे तो हमें नुकसान करेगा, दूध ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी दूध को उबाल के फ्रिज में रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता और वो स्मेल भी नहीं करता है। Storage and packaging. Dry fruits and vegetables are sold in scaled are tight packed to prevent the uptake of microbes. तो जो हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह हो जाते हैं वो टाइट पैक होते हैं, उसके अंदर एयर नहीं जाते। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि वो अटैक ऑफ माइक्रोब से बचे रहते हैं। उसके बाद है हमारा नाइट्रोजन फिक्शन। बैक्टीरियम राइजोबियम इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लाइबोसियम प्लांट्स। जो ये हमारा प्लांट और पल्सेस होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरियम हेल्प करता है उसको प्रिवेंट करने में। कैसे? क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो उसको नाइट्रोजन को फिक्स करता है। Certain bacteria and blue-green algae prevent the soil fix microorganism atmosphere and convert into carbon dioxide. Once जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो नाइट्रोजन को हेल्प करती है ठीक होने में। Once nitrogen convert into the usable compound synthesis of proteins and compounds, जो ये एक बार वो बन जाता है। Animals feed on plant these products of nitrogen compound. When plants and animals die, bacteria and fungi prevent in the soil convert the nitrogen waste into nitrogen compound to used plants by again. जो हम जब एक बार ये यूज़ हो जाता है तो जो हमारे नाइट्रोजन में बैक्टीरिया होता है वो फिर से रिप्रोड्यूस करता है और एक बार वो फिर से जो हमारा नाइट्रोजन है वो ठीक उस अमाउंट में ठीक हो जाता है कि वो प्लांट उसको ठीक फिर से यूज़ कर रहे हैं। सेंटर हाइड्रोबैक्टीरिया कन्वर्ट सम प्लांट टू दैम नाइट्रोजन गैस विच goes back into atmosphere as the result of pathogen nitrogen our atmosphere remains the less constant. मतलब जो है वो ठीक करता है, प्लांट उसको फिर से यूज़ करता है और इस तरीके से हमारी मिट्टी जो है वो ख़राब भी नहीं होती और प्लांट्स को हेल्प करती है इस तरीके से। और हम भी प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर ये राइजोबियम बैक्टीरिया ना हो तो एक्चुअली हम लोगों के लिए खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा साइकिल है, ये पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फैक्टर, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ये है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिर लैक्टिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन वो फिक्स करता है। उसके बाद वो यहाँ से कंपाउंड ऑफ फूड नाइट्रोजन, उसके बाद वो यहाँ से ऐसे जाएगा
फिर वो हमारा फिर से वो मेथड यूज़ होगा, लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन लाइट देगा और ऐसे ना, तो मतलब ये पूरा साइकिल है आपकी बुक में, ये आपको ये मतलब पूरी याद करनी पड़ेगी और एक तरीके से आपको समझ आ जाएगी। बस इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, और एक बार अगर आप ये वीडियो देख लो और फिर अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ो तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें इतना ही था। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, हम ऐसे ही और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।